ठीक। तो ये जो हमने फ्रेमवर्क डिस्कस किया, उसमें भी अगेन कि भाई ये अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, उसमें भी कुछ क्रिटिसिज्म है। क्या बोल रहे हैं कि conceptual framework provides principle based approach to the financial reporting. However, users are increasingly critical of the very nature of financial reporting. As a result, new forms of non-financial reporting have emerged, which are covered in chapter 22 analysis and interpretation. So basically ये क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। प्रिंसिपल बेस्ड हमारा फ्रेमवर्क है। दो तरीके के फ्रेमवर्क होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल बेस्ड, दूसरा होता है रूल बेस्ड। प्रिंसिपल बेस्ड क्या बोल रहे हैं कि आपको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बता देता है कि भाई ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इसके हिसाब से आप डिसाइड करो आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है। अब वहां पे आपके पास थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। रूल बेस्ड यानी कि यही है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो यूएस का जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो रूल बेस्ड है। यूएस गैप जो है वो रूल बेस्ड स्टैंडर्ड्स है। आईएफआरएस जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड। बट अगेन ये बोल रहे कि जो फ्रेमवर्क जो खाली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो इनफ नहीं है। आजकल यूजर्स के रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी आप देखो कि सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड भी एनटीटी को डिस्क्लोजर देना पड़ा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन लॉन्गर पीरियड के लिए सस्टेन करेगा, उसके क्या चांसेस है। अभी आपको भी देखो, हम अगर हम नॉर्मल चीजें भी आप देखो तो हम कुछ नया प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो अगर हमें पता चला कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है तो हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस दें। गाड़ी में भी देखो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, इसमें से फ्यूल यूज नहीं होगा, नेचुरल रिसोर्सेज कम होंगे, पोल्यूशन कम होगा। सो आजकल ये ईएसजी रिपोर्टिंग, इट इज देयर सिंस क्वाइट 2-3 years, again a hot topic nowadays, environment, society and governance. So फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा काफी सारे नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसकी भी यूजर को जरूरत है। तो वो क्या क्या है, वो भी आजकल रिपोर्टिंग बढ़ रहा है। वो चैप्टर 2022 में हम देखेंगे बाद में। कुछ क्या है, कुछ क्रिटिसिज्म क्या है कि भाई ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिर्फ फाइनेंशियल इनफ क्यों नहीं है। तो ये बोले कि ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, statement of profit or loss shows performance of the entity over the past reporting period. However, investors are more interested in the future profit. Moreover, by the time financial statements are published, information presented will be several months outdated. ठीक है, तो बोले यार हमको फ्यूचर प्रॉफिट के बारे में जानना है, ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है। हाँ ठीक है। Unrecognized assets and liabilities. So some assets and liabilities are not recognized in the financial statement prepared using IFRS, like internally generated goodwill. तो बोले कंपनी का रेपुटेशन, एम्प्लॉय का स्किल, वो तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनी का सक्सेस का, और वो तो फाइनेंशियल्स में आ नहीं रहा है। सो अगेन फ्यूचर परफॉर्मेंस में इसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बोले वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल्स में कैप्चर नहीं हो रही। क्लटर क्या बोल रहे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड in recent years for becoming increasingly cluttered due to extensive disclosure requirements. बोले ये ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, इतने सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। This disclosures can be very generic or arguably make it harder for the user to find relevant information. अभी आप टोटल डिस्क्लोजर की बात करो सो अराउंड 3,500 से 4,000 लाइन आइटम के डिस्क्लोजर्स। अगर आप टोटल कैलकुलेट करने जाओ तो कोई आईएफआरएस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसमें सारे डिस्क्लोजर जो एक करने हैं, या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई भी एक इंडियन एंटिटी के फाइनेंशियल्स देख लो, इतने सारे डिस्क्लोजर्स है तो कई बार बोल दे कि भाई ये डिस्क्लोजर इतने ज्यादा है, तो कई बार यूजर को वो समझ में नहीं आए। फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो करंट और पास्ट प्रॉफिट एंड कैश फ्लो are not only the determinants of the future success. Long term success is again say also dependent on how entity is governed, the risk to which it is exposed, and how well the risk are managed.
and whether the activities of the business are sustainable to the medium and longer term or not. So बोले खाली प्रॉफिट कैश फ्लो एसेट लायबिलिटी से नहीं होगा. अच्छा, कंपनी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, क्या कंपनी एथिकल प्रैक्टिस कर रहा है, नहीं कर रहा है, कंपनी को एनवायरनमेंट से क्या क्या रिस्क है, वो रिस्क को वो मैनेज कैसे करेंगे. आपको क्या लगता है कि कंपनी मीडियम या लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कैसे कर पाएगा. तो बोले ये सारे जो एरियाज है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कवर नहीं होते. एस्टिमेट्स की बात करें, सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यूजेस मेनी एस्टिमेट्स लाइक डेप्रिसिएशन रेट्स. अब ये सब्जेक्टिव है एंड इट कुड बी मैनिपुलेटेड इन ऑर्डर टू अचीव पर्टिकुलर प्रॉफिट टारगेट. तो आप कर सकते हो, हर जगह पे एस्टिमेट यूज होते हैं. रेवेन्यू रिकग्निशन में भी एस्टिमेट आते हैं कि आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोग्रेस लेवल हो गया या कितना कंप्लीट हुआ. प्रोविजन आ गया तो उसमें एस्टिमेट ही एस्टिमेट भरा पड़ा है. तो बोले कि एस्टिमेट में जहां पे यूज होता है ठीक है, उसमें भी कंडीशंस है स्ट्रिक्ट, बट फिर भी यू कैन नॉट से कि चलो 100% एक्यूरेट होंगे. सब्जेक्टिव है तो उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस है. अब सब्जेक्टिव है तो मेरा एस्टिमेट अलग हो सकता है, आपका एस्टिमेट अलग हो सकता है, तो उसमें फिर बोले कंपैरिजन डिफिकल्ट हो जाएगा. तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो समहाउ से compensate for the impact of accounting estimate. However, cash position of an entity can also be window dressed, like delaying payment to suppliers, etc. तो वो भी कर सकते. कैश फ्लो में जनरली कैश इन और कैश आउट का ट्रांजेक्शन होंगे, वहां पे आप ये क्रिएटिव अकाउंटिंग नहीं कर सकते. बट मैनिपुलेशन करना है ठीक है, सप्लायर को थोड़ा डिले पेमेंट कर दिया तो कैश आपके बैंक में पड़ा रहेगा, कैश फ्लो बन गया उसके बाद पेमेंट कर दो तो सीधा कैश बैलेंस डाउन. या तो फिर जब आपका रिपोर्टिंग डेट आ रहा है उसी डेट पे आप क्या कर रहे हो कि कस्टमर से कलेक्शन कर रहे हो, तो उस टाइम पे कैश दिखेगा, लेकिन बाकी पूरा साल फिर आप इतना क्रेडिट कंट्रोल इतना स्ट्रांग नहीं है. सो कुछ चीजें वहां पर भी पॉसिबल है. प्रोफेशनल जजमेंट, सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायर्स जजमेंट. फॉर एग्जाम्पल से लेसर की बात करें तो ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंसिंग लीज, तो वो वहां पे आपको जजमेंट यूज करना पड़ेगा. हिस्टोरिकल कॉस्ट, so some accounting standards like property, plant and equipment permits asset to be measured at historical cost. But in the time of rising prices, statement of profit or loss will not show a sustainable level of profit. So जहां पे आपके पास ऑप्शन है कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, तो जहां पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे फिर अगेन बोले आपका जो प्रॉफिट लेवल है वो सही दिखेगा नहीं अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्लाई कर रहे हो तो. अकाउंटिंग पॉलिसी में भी चॉइस दिया हुआ है. सो जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल. सो दो एंटिटी अगर अलग अलग अकाउंटिंग मॉडल फॉलो करेंगे तो अगेन वहां पे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं. तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है कि only the financials are not enough. Apart from financials, there are many additional information which is nowadays required by the users, and that we will see later on. Like say non-financial information हो गया है जिसमें आपका sustainability related disclosures, what governance you are following, कितना एथिकल प्रैक्टिस है, एनवायरनमेंट को हार्म ना हो इसके लिए आप क्या करो, ऐसी बहुत सारी चीज है. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जिसे बोलते हैं. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मटीरियल. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा. इसको अच्छे से समझना क्यों, क्योंकि अगेन जब आपको कोई एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना है और मटीरियलिटी उसमें बहुत क्रूशियल है, तो आप जब आपका आंसर ड्राफ्ट करोगे तो क्वेश्चन के हिसाब से कहाँ पे क्या चीज मटीरियल है नहीं वो आपको पता होगा. तो देन यू विल हैव अ वेल डिफाइंड आंसर. अब जैसे अगेन हमने उसी में चीज डिस्कस किया कि रिकग्निशन कब करना है, तो बोले जब वो वन ऑफ द एलिमेंट हो तो. फिर क्या बोला कि अच्छा वो वन ऑफ द एलिमेंट है लेकिन क्या वो रिकॉर्ड करने से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो हमें फिर वो ट्रांजेक्शन का मटीरियलिटी देखना पड़ेगा. सो कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी इज वाइडली यूज्ड इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग.
However, the board accepts that further guidance is needed to how to apply materiality to the preparation and interpretation of financial statement. तो materiality के ऊपर बोल रहे कि नहीं, अभी जितना गाइड और भी गाइडेंस की जरूरत है. So board have issued practice statement कॉल्ड मेकिंग मटेरियलिटी जजमेंट. ये नया जो मतलब कभी क्या होता है, कोई जिस चीज पे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है वो आदमी वो गाइडेंस नोट इश्यू करते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करते हैं. तो ये स्पेसिफिकली मटेरियलिटी के लिए इन्होंने यूज किया हुआ है प्रैक्टिस स्टेटमेंट. इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये एग्जाम में पूछते हैं रेफरेंस के साथ कि कोई स्टैंडर्ड में एप्लीकेशन है, बोले प्रैक्टिस स्टेटमेंट और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड को मिला के आपको कुछ आंसर देना है. सो मटेरियलिटी के लिए आपको ये प्रैक्टिस स्टेटमेंट का रेफरेंस देना पड़ेगा. अभी जैसे कोई एक ट्रांजेक्शन हुआ, वो मटेरियलिटी आप कैसे डिसाइड करोगे? सो मटेरियलिटी कैसे डिसाइड करना है, ये गाइडेंस ये प्रैक्टिस स्टेटमेंट में दिया हुआ है. और आपको ये वर्ड भी आप कोट करोगे कि एज पर द प्रैक्टिस स्टेटमेंट इश्यूड बाय द बोर्ड ऑन मेकिंग मटेरियल जजमेंट्स. फिर आप आंसर स्टार्ट करो, दैट विल डेफिनेटली गिव यू मोर क्रेडिट्स इनटू योर आंसर. So this provides non-monetary guidance that may help preparers of the financial statement when applying IFRS standards. तो नॉन मॉनेटरी यानी कि अदर देन फाइनेंशियल गाइडेंस क्या होना चाहिए, कि अदर देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और क्या आपको कंसीडर करना चाहिए ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मटेरियल है या नहीं. तो क्या बोला ये प्रैक्टिस स्टेटमेंट में? सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन इज मटेरियल if omitting means not including. Misstating means including with incorrect amount. Or obscuring means hiding with too many other information. So information is material if omitting, misstating or obscuring it would influence the economic decisions of the users. ये कॉमन है. मटेरियल क्या है कि अगर वो इन्फ्लुएंस कर सकता है तो वो मटेरियल है, इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो वो मटेरियल नहीं है. Objective of the financial statement is to provide useful information about the reporting entity to the existing and potential investors, lenders, other creditors. So basically, objective is to provide information to the users. This requires preparers of the financial information make materiality judgment. अब यहां पे जजमेंट लगेगा कैसे? So when assessing, ये यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है. When assessing whether information is material, entity should consider. So information material है या नहीं, उसके लिए आपको क्या कंसीडर करते? बोले आपके पास दो फैक्टर्स है, आप क्वांटिटी भी देखो और आप क्वालिटी भी देखो. तो पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव फैक्टर्स की, यानी कि इट कैन बी मेजर्स ऑफ रेवेन्यू, मेजर्स ऑफ प्रॉफिट, measures of asset and cash flow. So say measures of revenue. तो फॉर एग्जांपल कोई एक एंटिटी है जिसमें चार अलग अलग सेगमेंट. अभी टोटल रेवेन्यू में एक सेगमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वहां पे आप क्वांटिटेटिव फैक्टर्स देखते हो डिपेंडिंग ऑन कि ये मटेरियल है या नहीं. लाइकवाइज प्रॉफिट, एसेट्स, कैश फ्लो के लिए भी. क्वालिटेटिव फैक्टर्स में आप देखोगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स. सो कंपनी के जो से सब्सिडरीज है, जॉइंट वेंचर है, या फिर एसोसिएट कंपनीज है, या फिर दूसरे जो रिलेटेड कनेक्ट उनके साथ ट्रांजेक्शन है, या फिर थर्ड पार्टीज के साथ, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अनयूजुअल ट्रांजेक्शन. तो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन क्या हो गए? कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ, सो रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस हो सकता है. फिर कंपनी में चलो कुछ एक्सीडेंट हो गया, या फिर मार्केट वैल्यू ड्रास्टिकली कम हो गया, उसकी वजह से इम्पेयरमेंट प्रोवाइड करना होगा. तो ये भी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, ये भी कोई रिकरिंग बेसिस पे होगा नहीं. रिवैल्यूएशन हुआ, अच्छा रिवैल्यूएशन भी हर साल नहीं होगा. तो ये कुछ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स. तो आपको देखना है कि जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है क्या वो रूटीन रिकरिंग नेचर का है या अनयूजुअल है. तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि हाँ इसमें कितना मटीरियलिटी, उसको कैसे प्रेजेंट करे, क्या डिस्क्लोजर दे.
geography and wider economic uncertainty. So materiality judgments are relevant for recognition, measurement, presentation and disclosure decisions. तो ये जजमेंट क्यों? तो रिकग्निशन के टाइम पे हमने देखो फ्रेमवर्क में डिस्कस किया था कि वो वन ऑफ द एलिमेंट है, बट क्या ये एलिमेंट रिकॉग्नाइज करने से यूजर को यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वहां पे मटीरियलिटी यूज होता है। मेजरमेंट, तो आपके पास ऑप्शन है कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। तो कॉस्ट पे ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा या रिवैल्यूएशन में? अगेन वहां पे आपको मटीरियलिटी देखना पड़ेगा, भाई नेचर ऑफ एसेट क्या है, कैसे वो कैश फ्लो जनरेट करेगा, एसेट और लायबिलिटी का करेक्ट वैल्यू क्या होगा, यूजर को क्या मिलेगा, अगेन मटीरियलिटी। प्रेजेंटेशन की बात करें तो जो आपके अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, सो नॉर्मली डेप्रीशिएशन हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन वही अगर कोई एसेट में इम्पेयरमेंट आया तो इम्पेयरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं डालो, उसको सेपरेट लाइन आइटम में अलग से दिखाना पड़ता है एज एन अनयूजुअल और वी कैन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन और वी कैन से एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन। दूसरा हो गया जैसे कंपनी का रीऑर्गेनाइजेशन, बोलो मटीरियल इंफॉर्मेशन है। कैसे मटीरियल? अभी सीधी बात है कि जो अकाउंटिंग पीरियड में अगर कंपनी में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, तो ऑफ कोर्स उस पीरियड में कॉस्ट ज्यादा होगा, उसका इफेक्ट आपके प्रॉफिट में काफी सारा है। तो यूजर को ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई यार कंपनी में तो काफी सारे एक्सपेंस है, प्रॉफिट कम है, या फिर मे बी लॉस का सिचुएशन है, तो यूजर विल मेक अ डिसीजन यार ये कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होंगे बोले नहीं, दूसरे प्रॉफिटेबल ऑप्शन है, यहाँ से पैसे निकाल के वहां पे डाल दो। बट उसी जगह पे अगर ये प्रेजेंटेशन अलग से किया होता, जैसे हम IFRS 5 में करते थे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, तो उसमें क्या था कि जो ऑपरेशन आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो पता है कि अभी वो नेक्स्ट पीरियड से वो तो आने वाला है नहीं, तो यूजर को पता चलेगा कि भाई हाँ ये एक लॉस मेकिंग सेगमेंट था, जो लॉस मेकिंग सेगमेंट अभी कंपनी ने बंद कर दिया है, तो यहाँ से जो लॉस आता था वो नेक्स्ट पीरियड में रिपीट नहीं होने वाला। अगेन मटीरियलिटी आ गया इधर। डिस्क्लोजर डिसीजंस, तो कंटीजेंट लायबिलिटी की बात करो तो वहां पे हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करते, बट अगेन ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है या प्रोबेबल ऑब्लिगेशन है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो कितने चांसेस है अगर हमारे फेवर में नहीं आया तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या आ सकते हैं, तो क्या क्या डिस्क्लोजर करना है, अच्छा उसमें भी मटीरियलिटी। तो देखो मटीरियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। तो रिकग्निशन और मेजरमेंट की बात करें तो पहले एंटिटी ओनली नीड्स टू अप्लाई the recognition and measurement criteria into IFRS standard when the effects are material. So कैसे? Illustration है कि entity purchases furniture and fixtures which are in the scope of IAS 16. IAS 16 stipulates that cost of the item of PPE should be recognized as an asset. However, to save the time, entity decides that expenditure on fixtures and fitting costing below $1,000 should be written off to profit or loss. Now, as long as the cumulative impact of the policy is not material, entity's financial statement will comply with IAS 16. तो क्या बोल रहे हैं अभी IAS 16? क्या बोल रहा है कि जो भी आप एसेट खरीदोगे उसको आप कैपिटलाइज करो, सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस में मत डालो। क्यों? क्या रीजन है इसका? आपने मशीन खरीदा जिसका लाइफ 10 साल है, तो आप उसको बैलेंस शीट में क्यों लेके जाते हो, प्रॉफिट लॉस में क्यों नहीं? कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आएगा इसमें? ये विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, क्यों कैपिटलाइज करना है और क्यों रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह प्रॉफिट लॉस में नहीं डालना है? इन्वेंटरी एडजस्टमेंट क्यों करते हैं हम? दूसरा एग्जाम्पल, चलो वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे, जो आप ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लेके जाते हो,
ईयर एंड में जो अनसोल्ड है उसको क्लोजिंग स्टॉक में डाल के बैलेंस शीट में डाल दिया, फिर उसको वापस ओपनिंग में लेके आए, उसे कहते हैं इन्वेंटरी एडजस्टमेंट। आपने मशीन खरीदा जिसका लाइफ 10 साल है, पैसा तो पूरा मैंने आज दे दिया, तो पूरा खर्चा प्रॉफिट लॉस में नहीं डाला, लेकिन हम लेके जा रहे हैं बैलेंस शीट में उसको कैपिटलाइज करने के लिए। क्यों? क्यों? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट याद आया? हर्ष, यार क्लास का मॉनिटर ही जवाब नहीं दे रहा है। चलो, व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट? हार्दिक, याद है कुछ? हार्दिक, मैचिंग कॉन्सेप्ट यार, कितना टाइम हो गया एफआर को? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है आपको? इनकम के सामने एक्सपेंस को मैच करना है। इसका मतलब कि अगर आप अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में 100 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो 100 रुपए का रेवेन्यू कमाने के लिए आपका खर्चा कितना हुआ, उतना ही खर्चा आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। और तभी जाके आपका जो रिजल्टिंग प्रॉफिट और लॉस होगा वो करेक्ट अमाउंट ऑफ होगा। तो एसेट में क्या होता है कि जैसे मैंने बोला, मैंने मशीन खरीदा, मशीन का लाइफ है 10 साल, मतलब ये मशीन हम बिजनेस में 10 साल यूज करेंगे। 10 साल के लिए ये मशीन मेरे लिए इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगा। वो मान लो कि वो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से हमारा फिनिश गुड्स बनेगा, वो फिनिश गुड्स हम बेचेंगे, वो बेचने से मेरे पास रेवेन्यू आएगा। यानी कि ये जो मशीन यूज करके मुझे 10 साल तक रेवेन्यू मिलने वाला है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? इनकम के सामने एक्सपेंस मैच करो। तो ऐसे केस में अगर हमने पूरा का पूरा मशीन खरीदने का कॉस्ट फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट लॉस में डाल दिया, तो फर्स्ट ईयर में कॉस्ट काफी ज्यादा होगा, लेकिन सामने रेवेन्यू सिर्फ 1 साल का होगा। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स खाली रेवेन्यू ही होगा, सामने कोई कॉस्ट होगा नहीं। तो डेप्रिसिएशन क्या है? सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब आपने मशीन खरीदा, आप उसको बैलेंस शीट में एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हो, फिर उसको 10 साल में डेप्रिशिएट करता, ताकि 10 साल में आपके पास रेवेन्यू हो, उसके सामने कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंस आए। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में भी सेम अप्लाई होता है कि मैंने 100 यूनिट्स खरीदा और उसमें से करंट पीरियड में खाली हमने 70 यूनिट सेल किया। अच्छा, तो ये डेबिट साइड 100 यूनिट्स होगा, क्रेडिट साइड 70 यूनिट्स होगा, तो लॉस दिखेगा या फिर प्रॉफिट कम दिखेगा। तो करेक्ट प्रॉफिट कब मिलेगा? जब मेरे पास 70 यूनिट्स का सेल है और उसके सामने 70 यूनिट्स का कॉस्ट है। तो जो 30 यूनिट्स जो अनसोल्ड है, जो आपके परचेज के अंदर पड़ा है, और लेकिन वो अभी तक सेल नहीं हुआ, उसको क्या करते हैं, हम परचेज में से हटा के क्लोजिंग स्टॉक में डाल देते हैं। फिर क्या हो गया? सामने सामने 70 यूनिट्स हो गया। तो इसे कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ये इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है कि IAS 16 के हिसाब से अकाउंटिंग क्या करना है कि जो भी हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा उसको हम एसेट क्रिएट करेंगे, यानी कि बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि भाई ये इनका एसेट है फर्नीचर वगैरह। तो बोले कि इसमें इन्होंने कि भाई 1000 पाउंड से कम का अगर कुछ ऐसा हम खरीदेंगे, तो हम उसका एसेट क्रिएट नहीं करेंगे, उसको सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस में डाल देंगे एज एन एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि यार अमाउंट इतना छोटा है, ज्यादा कोई अमाउंट है नहीं। $1000 का अमाउंट है, अभी उसमें कहाँ आप असेट क्रिएट करो, फिर उसको डेप्रीशिएट करो। तो उन्होंने अच्छा उसके अलावा एक पॉलिसी बनी कि अगर बिलो $1000 है तो हम उसको इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में डाल देंगे। अच्छा, अभी ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही है या गलत है? अभी IAS 16 तो ऐसा नहीं बोल रहा है कि IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऐसा कोई अमाउंट का थ्रेशोल्ड नहीं दिया है कि भाई आप ये अमाउंट से नीचे होगा तो आप उसको कैप रेवेन्यू में डालो, ऊपर होगा तो कैप, वो नहीं है। तो यहाँ पे आता है मटीरियलिटी। तो यहाँ पे आता है मटीरियलिटी। अच्छा, मटीरियलिटी की बात करें तो अभी ऐसे कितने होंगे फर्नीचर के जो $1000 के कम होंगे? बोले एक या दो, हार्डली 4-5 साल में ऐसा कुछ आता है। तो ओवरऑल देखने जाओ तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स पे उनका इम्पैक्ट है ही नहीं।
वो इतना मटेरियल नहीं है। अच्छा, अगेन क्या बोल रहे कि मटेरियल नहीं है तो रिकग्नाइज करने की जरूरत नहीं, तो अगर वो मटेरियल नहीं है तो ठीक है, आप चलेगा, प्रॉफिट लॉस में डालो। आपने एसेट रिकग्नाइज नहीं किया है तो दैट इज ओके। बट हाँ, ओवरऑल इम्पैक्ट मटेरियल है, यानी कि आपके ड्यूरिंग द ईयर में ऐसे बहुत सारे परचेज हो रहे हैं, तो टोटल करके 12-15 हज़ार डॉलर हो गया, तो फिर वो मटेरियल इम्पैक्ट हो गया, उसको आप ये सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस में राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो ऐसे मटीरियलिटी अफेक्ट करता है कि आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे लो। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की बात करें, सो एंटिटी may need to provide additional information which is not required by IFRS if it is necessary to help the financial statement users to understand the फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। सो अगर कोई ऐसा कि IFRS में नहीं बोला है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप कुछ प्रोवाइड करोगे तो यूजर को ज्यादा हेल्प होगा टू अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन, तो आपको प्रोवाइड करना चाहिए। अगेन एग्जाम्पल, तो IS 16 requires disclosure of an entity's contractual commitment to purchase property, plant and equipment. सो फर्म कमिटमेंट की बात कर रहे हैं कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट है कि आपको एसेट खरीदना ही पड़ेगा। IS 16 बोला अगर ऐसा कुछ है तो आपको डिस्क्लोजर में ये चीज डालनी पड़ेगी कि भाई आप नेक्स्ट ईयर या 2 साल के बाद जो भी आपका कमिटमेंट है, उसके बाद आप एक मटीरियल अमाउंट ऑफ एसेट परचेज करने वाले हो। अच्छा, इफ सच कमिटमेंट्स आर इममटीरियल, कमिटमेंट है लेकिन वो एसेट का वैल्यू ही इतना नहीं, तो फिर डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आप लोग लगा कि भाई 50,000 का या $100,000 का परचेज होने वाला है विच इज अ क्वाइट मटीरियल अमाउंट, तो फिर आपको डिस्क्लोजर देना चाहिए। तो ये जब आप अगेन व्हेन ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन, एंटिटी शुड एम्फेसाइज मटीरियल मैटर्स। सो आप डिसाइड करोगे कि मटीरियल मैटर्स है कौन से। Ensure that material information is not obscured by the immaterial information. अभी ये इंफॉर्मेशन जो है वो मटेरियल है या नहीं, तो पहले तो आप एम्फेसिस करो कि कौन कौन से मैटर जो है वो मटेरियल है। अच्छा, मटेरियल मैटर आपको मिल गए, फिर आपको यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपके मटेरियल इंफॉर्मेशन है इट इज नॉट ऑब्सकर्ड बाय इममटेरियल इंफॉर्मेशन। तो मतलब आपको उसको अलग से सेपरेटली प्रेजेंटेशन इजीली यूजर को मिल जाए वैसे प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है बीच में एक लाइन डाल दिया, तो वो जैसे टर्म्स एंड कंडीशन छोटे राइटिंग लेटर्स में लिखते वैसा नहीं। Ensure information is entity specific. Aim for simplicity and conciseness without omitting material details. So try to provide information into as simple as possible manner, to the point, यानी कि conciseness. Ensure that formats are appropriate and understandable. तो जहाँ पे पॉसिबल है टेबल बना दो, लिस्ट बना दो, नैरेटिव बना दो, तो जितना हो सके उतना इजीली यूजर फ्रेंडली वे में आपको प्रेजेंट करना है। प्रोवाइड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ऑल्सो, तो भाई प्रीवियस ईयर में क्या था, करंट ईयर में क्या है, और डुप्लीकेशन को अवॉइड करना है। तो ये जब आप बात कर रहे हो किसकी, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की, तो वहां पे मटीरियलिटी में हमें ये चीजें ध्यान रखनी। यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो मटीरियलिटी जजमेंट्स मस्ट बी बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ प्राइमरी यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मटेरियल है या नहीं वो कैसे डिसाइड करोगे, तो उसके लिए भाई भाई यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। अगर यूजर को रिक्वायर्ड है तो वो मटेरियल है, अगर यूजर को वो इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो वो मटेरियल नहीं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड वेदर द इंफॉर्मेशन इज मटेरियल और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्राइमरी यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है, उनका नीड्स क्या है वो समझना। अब ये यूजर कौन हो सकते हैं,
current investors, potential investors, lenders, creditors, etc. Financial statements cannot always meet all the information requirement of the primary user. So हर एक यूजर का रिक्वायरमेंट में सबका फुलफिल हो जाए वो शायद जरूरी नहीं है. However, preparers of the financial statements should aim to meet the common information needs for the each group, like investors, lenders, creditors. So, for example, 50 investors each hold 2% of the entity's ordinary shares. One of the investor is interested in information about the entity's expenditure in France because that investor operates other business into that country. अभी 50 इन्वेस्टर है, उसमें से एक इन्वेस्टर जो कि भाई फ्रांस में कितना खर्चा होगा, क्यों? क्योंकि वो अपना कुछ बिजनेस कर रहा है फ्रांस में. नाउ अभी ये डिस्क्लोजर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सो इन मेकिंग मटेरियलिटी जजमेंट, एंटिटी डज नॉट कंसीडर the specific information need of that single investor if expenditure in France is immaterial information for the primary users as a group. ठीक है, तो वो ये जो उसको हम ओमिट करेंगे. ठीक है, तो क्या प्रोसेस होगा? सो द बोर्ड रेकमेंड्स सिस्टमेटिक प्रोसेस. जब आप मटीरियलिटी जजमेंट डिसाइड करोगे तब. सो आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन विच कुड बी मटीरियल. फिर उसका असेसमेंट करो कि क्या वो सही में मटीरियल है. अच्छा, मटीरियल है तो फिर उसको ऑर्गेनाइज करो कि उसको हम कैसे ड्राफ्ट करेंगे और फिर आप उसको रिव्यू करेंगे. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ठीक है, तो चलो एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. 3:08 हो रहे, कुछ 3:15 को स्टार्ट करते हैं पीपी.